एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस पेज पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्लिक करना है नेशनल पेंशन स्कीम पर। इसके बाद आप पहुँच जाओगे इस पेज पर। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने मेन पेज पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें करना है एप्लीकेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 तरीके हैं, एक है इंडिविजुअल, एक है कॉर्पोरेट, एक है गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के आगे क्लिक कर लेना। अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आप कॉर्पोरेट के आगे क्लिक कर लेना। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या फिर आपका कोई प्राइवेट काम है यानी कि अपना खुद का कोई बिजनेस है तो उस केस में आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरी प्राइवेट नौकरी है तो मैं इंडिविजुअल के आगे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट पर। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया से बाहर रहते हो। तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया पर ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इंडिया से बाहर रहते हो तो आप एनआरआई कर देना। इसके बाद हम आते हैं रजिस्टर विद पर। तो देखिए यहाँ पर 2 तरीके होते हैं एनपीएस अकाउंट खोलने के। या तो आप आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हो या फिर आप पैन कार्ड के थ्रू कर सकते हो। आधार कार्ड के थ्रू करने पर फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो डिटेल होती है वो अपने आप आधार कार्ड से ले ली जाती हैं और आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी आपका फॉर्म भर जाता है। ठीक है, पैन कार्ड के थ्रू करोगे तो वहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू करने वाला हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड के आगे टिक कर लेता हूँ। अगर आपको पैन कार्ड के थ्रू करना है तो पैन कार्ड के आगे आप टिक कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले चीज़ पर, वो है अकाउंट टाइप। देखिए 2 तरीके का अकाउंट है, एक है टायर 1 अकाउंट और टायर 2 अकाउंट और एक है ठीक है टायर 1 अकाउंट होता है उसमें आप 60 साल की उम्र से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। और टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट में आप 60 साल की उम्र से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं और उसके बाद भी पैसा निकाल सकते हैं। टायर 1 अकाउंट में आप जब पैसा निकालोगे तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि टायर 2 अकाउंट में जब आप पैसा निकालोगे तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। टायर 1 अकाउंट में 60 साल की उम्र होने के बाद आप सिर्फ अपने पूरे पैसे का 60% अमाउंट ही निकाल सकते हैं, बाकी 40% अमाउंट आपको मंथली वाइज पेंशन के रूप में मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सा अकाउंट खोलना है। मैं यहाँ पर टायर 1 अकाउंट खोलने वाला हूँ, इसीलिए मैं टायर 1 अकाउंट पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे कि हम आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी करेंगे या फिर वर्चुअल आईडी के थ्रू करेंगे या फिर हम ऑफलाइन केवाईसी करेंगे। ठीक है, ऑफलाइन केवाईसी करोगे तो उस केस में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा एनपीएस के ऑफिस में। ठीक है, अगर आधार कार्ड के थ्रू करेंगे तो उस केस में आपकी केवाईसी ऑनलाइन हो जाएगी और उस केस में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड कर लेता हूँ। इसके बाद हम अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा। पहले आप यहाँ पर कंसेंट दे दीजिए और कंफर्म पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर लिखा गया है कि हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जा चुका है। ओटीपी को आपको नीचे डाल देना है, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं आधार कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरी बाकी जो डिटेल है वो पहले से ही भरी आएंगी, नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे और सारे स्टेप फॉलो करने के बाद ही हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक एक करके आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा है हमारी पर्सनल डिटेल भरने का। तो यहाँ पर कुछ डिटेल पहले से ही आ रही होंगी जो आपके आधार कार्ड से ले ली गई है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये भरने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी जो डिटेल यहाँ पर नहीं आ रही, जो आपके आधार कार्ड से नहीं ली गई है, वो सब कुछ आप यहाँ पर भर दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, भरने के बाद दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर आपको कंसेंट देना है। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर डालने पड़ेंगे, वो डाल दीजिए आप। और राइट साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका आधार कार्ड पहले से ही सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आधार कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कैप्चा डालना है और जनरेट एक्नॉलेजमेंट
स्लिप पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नाम भी आ जाएगा हमारा और किस डेट को हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डेट भी आ जाएगी। ठीक है, इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको लिख के रख लेना है। इन केस अगर आप फॉर्म भरते हुए आपका सिस्टम हैंग हो जाता है या फिर इंटरनेट का कनेक्शन फेल हो जाता है तो आप इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू अपना फॉर्म दोबारा से भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए आपको फैक्टा डिटेल भरनी पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए कि आप इंडिया के निवासी हैं और आप यूएस पर्सन नहीं हैं। ठीक है, दोनों के आगे आपको टिक कर देना है। ये पहले से भरे आएंगे, आप देख लेना एक बार। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले इंडिया, दूसरे पे आपका एड्रेस आएगा। ये एड्रेस वो होगा जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर से इंडिया, इसके बाद आपका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आएगा, पैन नंबर आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना। इसके बाद वैलिडिटी में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ऐसे खाली छोड़ देना। इसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट और इसके बाद आपका पिन कोड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीचे आपका एड्रेस यहाँ पर पहले से ही भरा आ जाएगा। आपके आधार कार्ड से ये एड्रेस ले लिया गया है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आना है और सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि आप किस तरीके का काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, जैसे मैं प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लिया और मेरी 1 साल की इनकम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और एक सेकेंड, यहाँ पर आपको बताना है कि आप पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन नहीं हो, यानी कि आपका कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है जो पॉलिटिकली गलत हुआ हो, कोई केस चल रहा हो आपका कोर्ट वगैरह में, पुलिस स्टेशन वगैरह में, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाना है। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई भी केस आपके ऊपर नहीं है, किसी भी केस में आप फंसे नहीं हो, तो उस केस के लिए आपको नॉट एप्लीकेबल ही यहाँ पर रहने देना है। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी। बैंक डिटेल में आप अपने बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच कहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर डाल देना आप। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा बैंक अकाउंट लिंक्ड विद आधार, इस पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ देना, और लिंक होगा तो बढ़िया रहेगा, आपकी KYC यहीं पर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा लिंक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हम पहुँच जाएंगे इस पेज पर। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है NPS का, क्योंकि इसी पेज पर आप सेलेक्ट करोगे कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा हमारा अपना फंड मैनेजर सेलेक्ट करने का। फंड मैनेजर वो होता है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। जो पैसा आप NPS में डालोगे उस पैसे को वो उठा के आगे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फंड मैनेजर सेलेक्ट करेंगे। फंड मैनेजर के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां भी हैं, बहुत सारे बैंक भी हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे नहीं है, थोड़े बहुत हैं, पर सारे टॉप के हैं। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैं LIC में जाऊँगा क्योंकि वो गवर्नमेंट है, या SBI में जाऊँगा क्योंकि वो गवर्नमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई किसी में भी जाओ, सब में सेम ही बात है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, पर ये मत सोचना कि कौन गवर्नमेंट है, कौन सरकार, कौन प्राइवेट है, उस हिसाब से मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, कुछ भी कर लो, सब में बढ़िया काम होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ICICI सेलेक्ट करने वाला हूँ, और यहाँ पर इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, 2 तरीके होते हैं यहाँ पर बेसिकली, एक होता है ऑटो मोड, एक होता है एक्टिव मोड। एक्टिव चॉइस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस सेक्टर में कितना पैसा लगाओगे। ठीक है, और जैसे कि बताया था मैंने 4 सेक्टर होते हैं ये, ECGA, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट।
तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सपोजर रखा गया है, यानी कि मैक्सिमम आप इस सेक्टर में इतना % पैसा लगा सकते हो, वो पूरी लिस्ट आ गई है। इक्विटी में आप 75% तक पैसा लगा सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो 75,000 रुपये ही आप इक्विटी में डाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप 100% पैसा लगा सकते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि भाई मेरा पैसा बिल्कुल सेफ रहे, तो आप चाहो तो पूरा 100% पैसा अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकते हो। इसके बाद लास्ट में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ए जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, इसीलिए सिर्फ 5% पैसा ही आप वहाँ पर लगा सकते हो। 5% से ज़्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने इक्विटी बताया था, ये मैंने जो इक्विटी बताया है यहाँ पर, ये जो इक्विटी बताया मैंने 75% तक आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपकी एज पर डिसाइड करता है। जैसे कि आप 50 साल की उम्र तक 75% पैसा लगा सकते हो इक्विटी में, और जैसे ही आपकी उम्र 50 से ऊपर पहुंचेगी वैसे ही ये देखिए घट जाएगा, 72.5 रह जाएगा, और उसके बाद 70। यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप रिस्क ले नहीं पाओगे, और इसीलिए यहाँ पर जो इक्विटी का जो रेशियो है वो घटता जाएगा आपका। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑटो चॉइस मोड की। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये ऑटो चॉइस मोड है। मतलब कि यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना नहीं है कि भाई मैं कितना पैसा कहाँ पे लगाऊं। ठीक है, यहाँ पर 3 फंड बनाए गए हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा कहाँ पर लगाया जाएगा आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपकी मर्जी होती है कि आप कौन से फंड में जा रहे हो। तो एक फंड है हमारा एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, दूसरा है मॉडरेट, और तीसरा है कंजर्वेटिव। ठीक है, एग्रेसिव का मतलब हो गया जहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहता है, और मॉडरेट हो गया जहाँ पर रिस्क मीडियम रहता है, और कंजर्वेटिव में होता है थोड़ा सा आप सेफ रहते हो, रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में आपका कितना पैसा जाएगा। तो देखिए, जब आपकी उम्र 35 ईयर होगी, 35 ईयर होगी, तो 75% जाएगा आपका ई में, 10% जाएगा आपका सी में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और 15% जाएगा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ठीक है, 36 साल की उम्र होगी जब आपकी, तो 71% हो जाएगा आपका ई में इक्विटी में, 11% हो जाएगा आपका सी में, और 18% हो जाएगा आपका जी में। ठीक है, तो एक चीज आप देखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र यहाँ पर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो घटती जाएगी, इसीलिए यहाँ पर जो इक्विटी का पोर्शन है वो घटता जाएगा। यहाँ पर देखिए घटता जाएगा, और सी और जी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये थोड़े से सेफ रहते हैं सेक्टर, यहाँ पर रिस्क इतना नहीं रहता, तो ये पोर्शन बढ़ता जाएगा आपकी उम्र के साथ साथ। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मॉडरेट में भी सेम यही है, आप देख पा रहे हैं कि 35 साल की उम्र जब आपकी रहेगी तो आपका 50% पैसा जाएगा इक्विटी में, 30% पैसा जाएगा आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और 20% जाएगा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी का जो पोर्शन है वो घटता जाएगा, और कॉर्पोरेट का बढ़ेगा और गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड फंड की, जो है हमारा कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कंजर्वेटिव है, यानी कि यहाँ पर आपका जो रिस्क रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, बहुत सेफ रहोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 35 साल की उम्र में ही आपका जो इक्विटी का हिस्सा है वो सिर्फ 25% है। मतलब कि यहाँ पर आपका पैसा बहुत सेफ रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा। ठीक है, और 45% जाएगा आपका सी में, और जी में जाएगा 30% पैसा आपका। तो ये तीनों आपने देख लिए। अब देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे। अब हम उन सवालों को पहले क्लियर करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है कि वन यू सेलेक्ट ए टाइप ऑफ फंड कैन इट टू बी चेंज, यानी कि जब आप एक फंड को चुन लेते हो तो क्या ये बदल सकते हो। आपने पहले एक फंड चुन लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो दूसरा फंड चुनना है। ठीक है, तो उस केस में आप इसको स्विच कर सकते हो, बदल सकते हो क्या? तो बिल्कुल बदल सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार आप इसे बदल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, कैन आई चेंज द पेंशन फंड, यानी कि पेंशन फंड को आप चेंज कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो, पर साल में सिर्फ एक बार। ठीक है, पेंशन फंड मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो काम करती हैं, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। यहाँ पर पेंशन फंड की पूरी लिस्ट थी। तो अगर आपने शुरू में LIC को चुना था
तो बाद में आप SBI को चुन सकते हो, बाद में आप UTI को चुन सकते हो, किसी को भी आप स्विच कर सकते हो, बदल सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, पर यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतना ज़्यादा पैसा आपका बढ़ेगा। ठीक है, जितना कम रिस्क रहेगा उतना पैसा आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना यहाँ पर कि आप अपना जो रिस्क है वो कितना ले सकते हो और कितना रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एग्रीड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ, अपने पैसे को ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्रीड पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर नॉमिनी सेलेक्ट करनी होगी। नॉमिनी में आप अपने फादर, मदर, वाइफ किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि जो परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज, तो यहाँ पर आप कितना भी परसेंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 100% यहाँ पर कर लेता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि जो मेरे नॉमिनी है उसे पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इन केस अगर आप चाहते हो कि आप 2 नॉमिनी ऐड करो, जैसे कि फादर और मदर को आप ऐड करना चाहते हो, तो उस केस में आप 50-50 कर सकते हो, 80-20 कर सकते हो, जो भी आपका रेशो हो कि भैया 80% पापा को मिले, 20% मम्मी को मिले। ठीक है, या 20% पापा को मिले और 80% मम्मी को मिले। ठीक है, तो आप हिसाब से कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक ही नॉमिनी हो तो उसके लिए आप सीधा ही एक नॉमिनी को ऐड करना और 100% यहाँ पर कर देना। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपने पैन कार्ड और कैंसिल चेक को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो साइज है वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए और चूज फाइल सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो मैंने अपलोड नहीं करी, ये फोटो मेरे आधार कार्ड से अपने आप ले ली गई है। ठीक है, तो फोटो की टेंशन मुझे है नहीं। दूसरी बात सिग्नेचर की है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नेचर आप फोटो खींच लीजिए उसकी और उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। चलिए अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए हमारी जो फोटो है वो पहले से अपलोड थी और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने पहले वाले पेज पर ही। ठीक है, बेसिकली हमारे सारे काम हो चुके हैं। अब आपको एक बार रिव्यू करना है कि जो डिटेल आपने भरी थी वो सब कुछ सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो आप एक एक करके सारा पेज चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल भरी थी वो सही है कि नहीं है। अगर कहीं भी कोई गलती आपको मिलती है, कहीं बाय मिस्टेक आपने कोई स्पेलिंग वगैरह या फिर कुछ गलत डाल दिया है, तो आप उसे सही कर लीजिए पहले। ठीक है, तो उसी के लिए पहले से रिव्यू आप एक बार कर लीजिए। अगर सब कुछ ओके है तो डायरेक्टली आपको इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको पैसे भरने पड़ेंगे। देखिए क्योंकि मैंने टायर 1 अकाउंट सेलेक्ट किया था इसीलिए मैं यहाँ पर 500 रुपये दे रहा हूँ। अगर मैं टायर 1 और टायर 2 इकट्ठे अकाउंट खोलता, दोनों अकाउंट इकट्ठे खोलता, तो उस केस में मुझे 1500 रुपये देने पड़ते। ठीक है, तो कम से कम मुझे टायर 1 के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ 500 ले देता हूँ और कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पर सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, बिल डैश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देना है और यहाँ पर आपको एनुअल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑप्शंस, यानी कि जो सालाना स्टेटमेंट हमारे आएगी, जैसे कि हम पैसे भरते जाएंगे तो उनका एक पासबुक टाइप की बनेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो कि वो पासबुक आपको अगर हैंड में चाहिए, फिजिकल चाहिए, तो आप फिजिकल के आगे टिक कर देना। अगर आप चाहते हो सिर्फ ईमेल पर ही मिल जाए तो ईमेल के आगे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर पैन कार्ड ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी कि जो आपका पैन कार्ड बनेगा, ठीक है, एनपीएस का कार्ड बनेगा, वो कार्ड आप कैसे चाहते हो। अगर आप सिर्फ ईमेल पर ही चाहते हो तो उस केस में आप क्लिक कर लेंगे अपने हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि मुझे वेलकम किट और मेरा पैन कार्ड दोनों ही ईमेल पर मिले तो उसके लिए आप क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे पैन कार्ड और वेलकम किट दोनों ही बाय पोस्ट मिले, फिजिकल रूप में मिले, तो मैं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना। इसका चार्ज लगेगा, चार्ज आपसे तब लिया जाएगा जब ये बाय पोस्ट आपके घर पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लेना जो भी आप चाहते हो। और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तीसरे वाले पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पैन कार्ड और मेरी वेलकम किट मेरे घर पर ही आए। ठीक है, इसके बाद मेक पेमेंट पर नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपके फ़ोटो और साइन सही है कि नहीं है, क्योंकि ये फ़ोटो और साइन ही आपके पैन कार्ड पर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज खुल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ तो नोट करनी है, सबसे ऊपर लिखा हुआ देखिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये आपका प्रैन नंबर है, इसको आप कहीं पर लिख के रख लें, आगे चलकर एक काम आएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है OTP ऑथेंटिकेशन ई साइन, इस पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा डाल दीजिए और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों पर ही OTP जाएंगे, दोनों पर अलग अलग OTP जाएंगे। ठीक है, तो आप OTP डाल दीजिए उस हिसाब से और कैप्चा भरेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो OTP था वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए हमारा जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी डिटेल हमने भरी थी वो सब कुछ लिख के आ जाएगी। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हम पहुँच जाएंगे वापस से इसी पेज पर। इसके बाद हम करेंगे लॉगिन। ठीक है, देखिए लॉगिन करने से पहले आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप सिंपली क्लिक करोगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट OTP करना है। इसके बाद अपना प्रैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। प्रैन नंबर आपको बताया था पहले मैंने कि प्रैन नंबर वहाँ पर आएगा, वही प्रैन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप प्रैन नंबर भूल गए हो या आपने लिखा नहीं है तो आपको जो फॉर्म डाउनलोड किया है आपने उस पर भी आपका प्रैन नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको देख के डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी ईमेल आईडी पर भी आ गया होगा, वहाँ से देख के डाल दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को आप यहाँ पर लिख दीजिए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कहीं पर लिख के भी रख लें पासवर्ड अपना, ताकि आप भूलें ना। ठीक है, तो पासवर्ड बना लीजिए अपने हिसाब से, SMS करेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड और सेंड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके इस नंबर पर जो मोबाइल नंबर था उस पर OTP जाएगा, OTP को डाल दीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है और हमारा पासवर्ड बन चुका है। ठीक है, अब हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए नीचे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने लॉगिन वाले पेज पर। सबसे ऊपर आपको यूज़र ID में डाल देना है अपना प्रैन नंबर, जो आपका प्रैन नंबर है वही आपकी यूज़र ID है। इसके बाद पासवर्ड में आप वही पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपने बनाया था। इसके बाद कैप्चा कोड, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर आप अपने NPS अकाउंट को पूरी तरह मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको सिंपली बता देता हूँ मैं कि आप अपना पैन कार्ड कहाँ से डाउनलोड करोगे। ठीक है, उसके लिए आप सिंपली व्यू पे जाओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड पैन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका पैन कार्ड बन के आ जाएगा। ठीक है, आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, अपने पास रख सकते हो और ईमेल पर भी रख सकते हो। इसको PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए आप साइड में देखिए ऊपर लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पूरा तरीका ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने का। मैंने आपको पूरा बताया, शुरू से लेकर एंड तक पूरा समझा दिया, कहीं भी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है, आपको लगता है कि भाई ये मुझसे चीज़ नहीं हो रही या फिर मेरा ये हो रहा है, तो आप मुझे WhatsApp पर या Instagram पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप मैसेज लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।